सोचो तुम एक कॉन्फ्रेंस में हो, एक पर्सन स्पीच दे रहा है, थोड़ी देर बाद वो बोलता है एक क्रैश आने वाला है और वो काफ़ी भयंकर होगा। तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तुम शायद उसके क्लेम्स को वेरीफाई करना चाहोगे। शायद उस कॉन्फ्रेंस में ही कोई उससे पूछ लेगा आखिर वो ऐसे क्लेम्स किस बेसिस पर बना रहा है। लेकिन 1929 में ऐसा नहीं हुआ। रॉजर बैप्सन, जो कि मशहूर हैं अपने कॉलेज बैप्सन कॉलेज के लिए, जहाँ से टोयोटा मोटर्स के प्रेजेंट प्रेसिडेंट ने अपना MBA किया, उन्होंने 1929 में एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच दिया जहां उन्होंने कहा था इकॉनमी गिरने वाली है। शायद कुछ ने सुना होगा और जो एक्शंस रॉजर ने सजेस्ट किया था वो लिए भी रहेंगे, और काफ़ी लोगों ने नहीं लिए थे। खास तौर पर वॉल स्ट्रीट ने तो इनका मजाक बना दिया। लेकिन रॉजर के स्पीच के एक ही दिन बाद स्टॉक मार्केट 3% गिरा। फिर थोड़े ही दिन बाद 1929 का इकोनॉमिक क्रैश और फिर ग्रेट डिप्रेशन। तो कैसे एक कॉमन मैन ने एक इकोनॉमिक क्रैश प्रेडिक्ट किया जो कि वॉल स्ट्रीट तक के नज़र में नहीं पड़ी? कौन थे रॉजर बैप्सन जिन्होंने द ग्रेट डिप्रेशन की संभावना को प्रेडिक्ट किया? यही सब जानेंगे हम इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हु वाज बैप्सन? अब रॉजर बैप्सन ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन जो भी इन्हें जानते हैं वो सब मानते हैं कि इनमें वाकई कुछ बात थी। रॉजर ने MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की 1898 में, पर उन्हें फाइनेंस और मैनेजमेंट में काफ़ी दिलचस्पी थी। जब वो MIT में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें उनके कॉलेज के अथॉरिटीज़ के पीछे पड़कर उन्हें कन्विंस किया एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एस्टैब्लिश करने के लिए। इस प्रोग्राम का नाम था बिजनेस इंजीनियरिंग, और यही बिजनेस इंजीनियरिंग आगे चलकर बना दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर डिग्रीज, MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इमेजिन, जब वो कॉलेज में थे तब उनकी उम्र 23 के आसपास थी। इतने छोटे उम्र में ही उन्होंने एक ऐसी डिग्री बनाई जो आगे चलकर बिजनेस वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर डिग्री बन गई। तो ये कोई यूजुअल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं थे। इनफैक्ट बैप्सन को जाना जाता था उनके अनऑर्थोडॉक्स फाइनेंशियल थियोरीज के लिए, जिसके ऊपर वो स्टॉक मार्केट के ऑपरेशंस को बेस करते थे। फॉर एग्जाम्पल, उनका ये मानना था कि ग्रेविटी को यूज़ कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर ऊपर आप देखेंगे तो यस, काफ़ी मिसमैच हमें इसमें देखने मिल सकता है। काफ़ी लोगों को ये स्टुपिडिटी भी लग सकती है, लेकिन एक अलग नज़रिए से हम इसे देखते हैं तो ये दिखता है कि रॉजर बैप्सन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स और बिलीव्स के आगे देखना और जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, और ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स या हेड ऑफ द टाइम थिंकिंग की वजह से वो MBA जैसी एक डिग्री के वैल्यू को कम उम्र में ही फोर्सी कर पाए और 1929 के क्रैश को भी प्रेडिक्ट कर सके। द प्रेडिक्शन, क्रैश इज कमिंग एंड इट मे बी टेरिफिक। The vicious circle will get in full swing and the result will be a serious business depression. There may be a stampede for selling which will exceed anything that the stock exchange has ever witnessed. Wise are those investors who now get out of debt. ये थे वो एग्जैक्ट वर्ड्स जो रॉजर बैप्सन ने कहा था 5 सितंबर 1929 को 16th नेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में उनके स्पीच के दौरान। अब ये प्रेडिक्शन अचानक नहीं था। रॉजर ऐसे प्रेडिक्शन पिछले 2 सालों से करते आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें लगने लगा था कि क्रैश काफ़ी नज़दीक है, और वो गलत नहीं थे। उनके प्रेडिक्शन के बाद स्टॉक मार्केट 3% गिरा, वो भी अगले ही दिन। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? तो बैप्सन की इस प्रेडिक्शन के लिए वॉल स्ट्रीट और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के बाकी लोगों ने बहुत प्रेस किया और उनका नाम अब सबके ज़ुबान पर था। और जैसे बैप्सन का रिक्वेस्ट था अपना पैसा वापस लेने का और कर्जे से जल्दी निकलना, ये सब माना गया। लेकिन एक ट्विस्ट, ये सब हुआ तो ज़रूर रहेगा, पर एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में, क्योंकि इस यूनिवर्स में तो उसका बिल्कुल उल्टा हुआ था। वॉल स्ट्रीट और बाकी इकोनॉमिस्ट ने मिलकर रॉजर को बहुत बदनाम किया। वो कहने लगे कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बिल्कुल सलामत है। इवन उस वक्त के US प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने भी इन्वेस्टर्स को अश्योर किया कि मार्केट स्टेबल और इमीडिएट क्रैश नहीं होने वाला है। पर बैप्सन के स्पीच के 55 डेज के बाद ही मार्केट गिरा। इस बार ये गिरावट छोटा मोटा नहीं था। 28 अक्टूबर 1929 मंडे को मार्केट 13% गिरा। पहले तो मार्केट सिर्फ एक बार गिरा था, वो भी 3%। इस बारी का फॉल एक बार में नहीं रुका। मार्केट एक फ्री फॉल में चला गया। 13% गिरने के बाद अगले ही दिन मार्केट 12% और गिरा, और ये भी एंड नहीं था।
डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जिसे हम इंडिया के सेंसेक्स से कंपेयर कर सकते हैं, जो 30 मेजर कंपनीज के शेयर्स का एक इंडेक्स है। इसे स्टॉक मार्केट के हेल्थ का पता लगा सकते हैं। मिड नवंबर के आते आते इस इंडेक्स का वैल्यू 50% तक गिर गया। ये फॉल 1932 तक चलता ही रहा और तब तक डाउ जोन्स 9% नीचे गिर गया अपने पीक से और यहाँ 41.22 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ, जो कि 20th सेंचुरी का लोएस्ट था। और डाउ जोन्स नवंबर 1954 तक अपने प्री क्रैश लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए। तो क्या रॉजर बैब्सन ने प्रेडिक्शन तुक्के में मारा था और लकीली वो सच हो गया, या 2 साल के लगातार ट्रायल्स के बाद एक बार सही निकल गया? इट्स नेचुरल, क्योंकि ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक ही शख्स जितने बड़े क्रैश को प्रेडिक्ट कर पाया और बाकी कोई नहीं? इसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला कि रॉजर बैब्सन एक स्टैटिस्टिशियन भी थे, मतलब वो और उनके एम्प्लॉयज मिलकर डेटा कलेक्ट करते थे स्टॉक्स के बारे में और उनका चार्ट्स बनाते थे। हम बात कर रहे हैं लेट 1920s की। उस वक्त स्क्रीनर नहीं होता था और कंपनीज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का कोई कंपल्शन भी नहीं था, तो डेटा पब्लिकली अवेलेबल हुआ ही नहीं करता था। जिस समय रॉजर ने अपना प्रेडिक्शन दिया, उस वक्त यूएस मार्केट एक मेजर बुल रन के बीच में था। स्टॉक्स ओवर वैल्यूड और लोग खरीदते ही जा रहे थे। और यहीं आता है सेकंड रीजन। इस टाइम पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और वॉल स्ट्रीट का फोकस इस पर था कि वो मैक्सिमम लोगों को मार्केट्स में इन्वॉल्व रखें। ऑफ कोर्स उन्हें भी पता था कि मार्केट का ये बुल रन ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है, पर उनके पास था पॉपुलैरिटी। रॉजर बैब्सन का नाम ज़्यादा मशहूर नहीं था और इसलिए ही, हालांकि उनका प्रेडिक्शन सही साबित हुआ, अगले ही दिन इंडस्ट्री के मेजर वॉइसेस के द्वारा उनकी आवाज़ बढ़ा दी गई। और यही रीज़न था कि और किसने इस फॉल को प्रेडिक्ट नहीं किया, क्योंकि वो सारे लोग जनरल पब्लिक में कॉन्फिडेंस भर रहे थे। और आयरनी की बात यह है कि जो लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे थे, उनमें ही कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि फॉल के स्टार्ट में रैपिड सेल ऑफ्स इन्हीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स ने शुरू किया था। आज के इस डे एंड एज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के चलते मार्केट फॉल्स को फोरसी करना काफ़ी आसान हो चुका है। अभी का वक्त 1929 जैसा नहीं है। मार्केट रेगुलेटर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इन्फॉर्मेशन जो पहले पब्लिक भी नहीं था, वो अब हर पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है। हमें एज इन्वेस्टर्स इस बात का ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें आपकी मदद करने के लिए है ट्रैक।